So cube and cuboid done in the last class. So now we are starting with cylinder. Fine. Chalo. So the next solid figure what we are supposed to discuss is cylinder. क्या सबको बोर्ड दिख रहा है? Yes. Okay, now cylinder. So cylinder तो we can easily understand. This is how it looks. ये तो easy है एकदम. ये देखो इस तरह से सिलेंडर दिखेगा. ठीक है. Now no one should reply. सिर्फ सुनते जाएंगे और कुछ डाउट होगा तो बोलेंगे. ये सिलेंडर है. ठीक है. Now in this cylinder ये curved portion होगा. This upper portion is a circle. ये circle होगा. Let's say this circle has a center and this is the radius r, and this is the center of the bottom circle. This has a radius, let's say r. Both will have radius r. Now if I see the distance between these centers, or that will be known as the height. इसको height बोलेंगे ना. ये height होगा. This is height of the cylinder, which is h. ठीक है. Now if this is height of the cylinder and this is the r. Now अभी ये सोचो कि ये सिलेंडर जनरेट कैसे होगा. ठीक है. सिलेंडर इज नथिंग बट अ सॉलिड फिगर विच इज जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ रेक्टेंगल. ठीक है. एक रेक्टेंगल को अगर रोल करेंगे या रेक्टेंगल को रिवॉल्व करेंगे अबाउट इट्स लेंथ और ब्रेथ, यू विल गेट अ सिलेंडर. कैसे देखो अभी. मान लो ये पेपर है अपने पास. ठीक है. दिस पेपर इज अ रेक्टेंगल. दिख रहा है सबको. अगर इस पेपर को मैं इफ आई रोल दिस पेपर, दिस इज द लेंथ, ये लेंथ है एंड दिस इज द ब्रेथ. इफ आई रोल दिस पेपर अलोंग दिस लेंथ, देखो क्या बन रहा है. मतलब दिस इज हाउ इट विल कम. ये सिलेंडर बन जाएगा. दिस इज द सिलेंडर. ठीक है. ये सिलेंडर बन गया. सिलेंडर कैसे बन गया देखो. यहाँ पे सर्कल दिखेगा और इस साइड भी सर्कल दिखेगा एंड दिस इज द हाइट. तो वंस आई एम रोटेटिंग दिस रेक्टेंगल अबाउट इट्स लेंथ. ठीक है. अरे ये लेंथ होगा. दिस हैज टू बी द लेंथ. ठीक है. एंड दिस इज द ब्रेथ. सो अगर मैंने लेंथ के अलोंग रोल किया तो क्या होगा. जो विड्थ होगी दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द सर्कमफरेंस. है ना. देखो इसको फिर से देखो. दिस इज द पेपर. नाउ दिस पेपर, दिस इज द लेंथ. इसके अलोंग इफ आई एम रोलिंग दिस. ठीक है. तो ऐसे रोल कर दिया. ऑब्वियसली दिस इज नॉट कमिंग एग्जैक्ट. तो रोल करने के बाद क्या हुआ कि ये तो लेंथ है, तो लेंथ हैज बीन कन्वर्टेड इनटू हाइट. और ये क्या है. दिस इज द सर्कमफरेंस. तो ये सर्कमफरेंस क्या था. विड्थ. देखो ओपन अप किया. दिस इज द विड्थ. सो विड्थ इज नथिंग बट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द सर्कमफरेंस एंड द लेंथ इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द हाइट. अगर मैं इसको इसके अबाउट रोल करूं तो. ठीक है. मतलब लेंथ. अगर मैंने इसके अबाउट रोल किया तो थिंग्स वुड बी डिफरेंट. उल्टा हो जाएगा कुछ. ठीक है. तो अब इसका मतलब दिस इज अ रेक्टेंगल. तो सिलेंडर जनरेट कैसे होता है ये हम समझ गए कि रेक्टेंगल को रोल करेंगे तो इट विल जनरेट अ सिलेंडर. ठीक है. तो हम लिख सकते हैं ऐसे दैट राइट circular a right circular cylinder is a solid generated by is a solid generated by the revolution by the revolution revolution of a rectangle about its sides. अगर साइड्स के अबाउट रिवॉल्व करूंगा रेक्टेंगल को तो मुझे मिलेगा सिलेंडर. ठीक है. नाउ अब मान लेते हैं कि दिस ए बी सी डी इज द रेक्टेंगल. तो ए बी देन दिस इज सी एंड दिस इज टी. ठीक है. तो इसको अगर मैं रिवॉल्व करूंगा अबाउट साइड ए. ठीक है. तो लिख लेते दैट इफ ए बी सी डी. अभी मैंने पेपर से समझाया था. सेम थिंग आई एम राइटिंग एंड आगे उससे मुझे
सिलेंडर से रिलेटेड एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट करने में हेल्प मिलेगा। इफ एबीसीडी इज रिवॉल्व्ड अबाउट साइड ए बी, ऐसा लिख लिया मैंने, साइड ए बी, साइड ए बी के अलॉन्ग रोल कर दिया, देन क्या होगा, अभी मैंने समझाया था कि ये मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल को मैंने इस तरह से रोल किया, मतलब इसको घुमाते चले गया, तो दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू, ये जो ब्रेथ था ये किस में कन्वर्ट हो गया, दिस ब्रेथ हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द सर्कमफरेंस। सो मैं क्या बोल सकता हूं, देन द हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर कैसे बनेगा, इस तरह से कुछ सिलेंडर बनेगा छोटा, ठीक है, चलो इसको अच्छे से बनाओ क्या, और हाँ नीचे बना देता हूँ। सो ये ऐसे सिलेंडर बनेगा, ठीक है, दिस इज द सिलेंडर। अब तो सिलेंडर में क्या हो रहा है कि ये जो लेंथ है ना, दैट लेंथ हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द हाइट, ये h होगा, और ये सरकमफरेंस है, इसका रेडियस r होगा। सो देन आई कैन से दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू h, ठीक है, और जो सरकमफरेंस ऑफ बेस होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, द सरकमफरेंस ऑफ बेस या ऑफ टॉप एंड बॉटम सरफेस बोल सकते हैं, ऑफ टॉप एंड बॉटम सरफेस, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू बी, ठीक है, ये यहाँ पे एल लिख लेते हैं, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू दी एल। तो हाइट कितना होता है हमें पता है, इक्वल टू एच, यहाँ पे एच लिखा तो एच और एल इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, सरकमफरेंस ऑफ टॉप एंड बॉटम सरफेस, दैट इज नथिंग बट 2 पाई आर, दैट विल बी इक्वल टू बी, 2 पाई आर विल बी इक्वल टू बी, ठीक है। नाउ यूजिंग दिस मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे क्वेश्चन भी मिलेगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट एच विल बी इक्वल टू एल, दीज टू रिलेशंस आर इंपॉर्टेंट, डिपेंड करते हैं कि मैंने लेंथ के अलॉन्ग रोल किया या विड्थ के अलॉन्ग रोल किया, ठीक है, अगर विड्थ के अलॉन्ग रोल करूंगा तो देखो कैसे दिखेगा, ये इस तरह से हो जाएगा, कंप्लीटली अपोजिट। इस केस में ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ विल बी द हाइट, एंड जो लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल टू द सरकमफरेंस, ठीक है। तो अब दिस इज हाउ सिलेंडर इज जनरेटेड, होपफुली सबको समझ में आ गया अभी ये। अब अगर मुझे इस सिलेंडर के लिए इफ आई वांट टू राइट द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया एंड total surface area. So first of all, we'll talk about curved surface area. So next is curved surface area, curved surface area of cylinder, ठीक है। When I'm saying curved surface area, तो हाँ इसको शॉर्टकट में हम क्या लिखेंगे, CSA, ठीक है, दिस इज नथिंग बट CSA। नाउ अभी हमने समझा कि जो सिलेंडर होगा वो किससे बनेगा, रेक्टेंगल से बनेगा, अगर मैं रेक्टेंगल को रोल कर दूं तो सिलेंडर बन रहा है, तो इसका मतलब जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, क्यों एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, क्योंकि इसी को जब मैंने घुमाया या इसके अबाउट या इसके अबाउट तभी तो सिलेंडर बना। तो जो कर्व्ड सरफेस है मतलब वो ये वाला जो सरफेस होगा कर्व्ड सरफेस वाला, राउंड वाला, दैट विल बी द कर्व्ड सरफेस। सो उस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को लिखना है मुझे, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एंड व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ABCD, जैसे इस केस में मैंने ABCD लिखा हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द ब्रेथ, एंड इन आवर केस इफ आई एम रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, दिस लाइन AB, तो लेंथ इज इक्वल टू द h, और b किसके इक्वल है देखो, 2 pi r। सो फ्रॉम हियर कैन आई से नाउ कि जो CSA होगा ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, this is equal to 2 pi r into h। so ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, होपफुली सब समझ गए। चलो, इफ दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए मुझे रेक्टेंगल का एरिया लिखना आना चाहिए, और रेक्टेंगल के एरिया से आई कैन गेट द कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ नेक्स्ट, अगर मुझे इसी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, सो नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज नथिंग बट TSA। TSA क्या लिखते हैं? TSA इज नथिंग बट CSA, कर्व सरफेस एरिया, प्लस ऊपर में सर्कल है नीचे में सर्कल है, सो एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, सो दिस इज नथिंग बट CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, ऊपर का एरिया एंड नीचे का एरिया। सो दिस इज इक्वल टू CSA कितना निकाला हमने? 2πRH एंड प्लस एरिया ऑफ टॉप इज πr², सर्कल है, बॉटम का एरिया फिर से πr²। सो ये किसके इक्वल निकल के आ रहा है? दिस इज इक्वल टू 2πRH प्लस 2πr²। नाउ यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले लूँ? 2πr कॉमन ले लेता हूँ, 2πr कॉमन लिया, सो दिस इज H प्लस R। So the TSA of cylinder is equal to how much? This is equal to 2 pi r into H plus R. Now this is the next formula which you are supposed to remember. ये भी याद करना पड़ेगा, right? Now if I want to write the volume, volume लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम? देखो, now next is volume of cylinder. So volume of cylinder, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट, राइट सर्कुलर सिलेंडर की ही बात करेंगे। राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलने का मतलब क्या है कि द एक्सेस ऑफ द सिलेंडर, ये एक्सेस होगा सिलेंडर का, दैट इज परपेंडिकुलर टू द बेस। यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ, एक्सेस टिल्ट हो गया विद रिस्पेक्ट टू द बेस, देन इट इज नॉट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सो वी आर ऑलवेज, मतलब तुम्हारे सिलेबस में राइट सर्कुलर सिलेंडर ही होगा, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस into height. Now what is area of base? Area of base मतलब circle का area, because at the bottom there is a circle, so this is equal to pi r square and height is nothing but h. So now I can say that the volume of cylinder is equal to pi r square into h. This is the volume of cylinder. Fine. I think समझ में आ गया होगा सबके, ठीक है? चलो, now if you understand this cylinder, then there is something called hollow cylinder, ठीक है? तो उसको भी पढ़ लेते हैं, then we'll combinedly solve questions. So next is hollow cylinder, hollow right circular cylinder, hollow right circular cylinder. So अगर अभी hollow right circular cylinder की बात हो रही है, so it means I am talking about हॉलो। तो सबको समझ में आता है, बीच में कुछ नहीं होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा पाइप। अगर तुम पाइप को देखोगे तो पाइप इज अ हॉलो सिलेंडर, क्योंकि उसका एकदम छोटा सा थिकनेस होगा एंड इनसाइड इट इज हॉलो, ठीक है? तो दैट हॉलो फिगर आई ट्राई टू ड्रॉ। ठीक है, ये एक सिलेंडर हुआ एंड सिंस इट इज हॉलो तो अंदर इस तरह का पोर्शन होगा। दिस इज दी, जस्ट अ मिनट, मतलब नीचे भी सर्कल होगा, सो आई विल कंप्लीट दैट सर्कल, इस तरह से होगा, ठीक है? सो दिस इज द हॉलो सिलेंडर। यहाँ पे एक इनसाइड सिलेंडर दिख रहा है, हॉलो का मतलब दिस मिडिल पोर्शन इज हॉलो, और जो अभी मैं रेड में शेड कर रहा हूँ दिस इज द हॉलो सिलेंडर, ठीक है? यहाँ पे बीच में क्या है? दिस इज द हॉलो पोर्शन, दिस इज हॉलो पोर्शन, ठीक है? अब ये हॉलो, ठीक है? यहाँ पे रेडियस दिख रहा है तुम्हें, दो सिलेंडर्स का दिखेगा। एक रेडियस तो ये बाहर का हो गया, दिस इज लेट्स से कैपिटल आर, एंड इनसाइड रेडियस इट्स स्मॉल आर, इसको स्मॉल आर बोलते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करूँ तो दिस इज इक्वल टू कैपिटल आर, एंड इफ आई ज्वाइन फ्रॉम ईयर टू ईयर इट इज स्मॉल आर।
सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऐसे इसको डिफाइन करेंगे, दैट देयर इज एन इंटरनल रेडियस एंड अ एक्सटर्नल रेडियस. सो व्हाट कुड बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस? ट्यूब्स, देन मतलब आयरन ट्यूब्स वगैरह होती है, देन पाइप्स एक्सेट्रा. If you visualize this, you'll understand what do we mean by hollow cylinder. Now, cylinder generate कैसे होता है ये तो समझ में आ गया. अब now with respect to hollow cylinder, we'll talk about the important formulas. सबसे पहले, what is this? What is this small r? Small r is the internal radius, and this capital R is the external radius. This is external radius. Now, if this is internal and external radius, तो अभी I need to write what is the thickness. Thickness का मतलब ये देखो, this is the portion which is there. So if I write the thickness of the cylinder, in this case hollow cylinder, the thickness of cylinder will be external radius minus internal radius. So the thickness of cylinder, this is equal to capital R minus small r. This is the thickness. ठीक है. Now, if I talk about the area or the curved surface area specifically, curved surface area कैसे लिखेंगे? Curved surface area के लिए क्या करो, यहाँ पे basically दो सिलेंडर है, एक बाहर में है and एक अंदर में. This is the outer one, you can say outer one, and this is the inner one. तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यू विल गेट द कर्व सरफेस एरिया फॉर द कंप्लीट सिलेंडर. ठीक है, तो लिख लेते हैं. सो सी एस ए ऑफ हॉलो सिलेंडर, सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? कर्व सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल माइनस इंटरनल. एक्सटर्नल का कितना हो जाएगा? 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच. नाउ हाइट ऑफ द सिलेंडर तो दोनों केस में सेम होगा, बिकॉज ये डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम होगा, दैट इज द हाइट. ठीक है, दिस इज एच. सो 2 पाई आर एच इज द हाइट ऑफ द एक्सटर्नल एंड माइनस इंटरनल का हाइट हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच. रेडियस विल बी स्मॉल आर. सो ये कितना आ गया? दिस इज 2 पाई h into capital R minus small r. So this is the CSA of नहीं, कर्व सरफेस एरिया में why I'm subtracting, it should be added ना, इनको ऐड करना पड़ेगा. My mistake, it has to be added. क्यों? देखो, पाइप को अगर तुम देखोगे तो बाहर का सरफेस एरिया और अंदर का सरफेस एरिया तो दोनों ऐड होंगे ना. दैट इज दी, मैं एरिया के हिसाब से सोच रहा था, दैट इज व्हाई पुट दी साइन. दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर बात करेंगे तो देन इट विल बी सबट्रैक्टेड. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, राइट. नाउ सिमिलर टू दिस वी कैन राइट दी TSA. What it will be TSA? TSA of hollow cylinder. Again same thing. Internal and external का area. So internal area plus external area. So यहाँ पे CSA लिख लेते, because CSA हमने already निकाल लिया. CSA plus area of top and bottom. ठीक है, so I can write this as 2 times of area of top लिख लेते, क्योंकि top and bottom का area तो same होगा. Area of top or bottom, whatever you want to write. Now CSA is 2 pi h into r plus r, small r plus r, and 2 times of area of top and bottom. जब आप area लिख रहे हो ना, तो area of only this red में जो शेड पोर्शन शेड किया हुआ है उसी का एरिया लिखना पड़ेगा, and that area will be outer circle area minus inner circle area. ठीक है, so that will be equal to pi r square minus pi r square. ठीक है, now if I simplify this, तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 pi कॉमन ले सकते हैं. So this will be r into h plus r into h plus r square minus r square. You can remember it like this. So this is nothing but the TSA of hollow cylinder. ठीक है, ये याद करना पड़ेगा. This is the formula of hollow cylinder. HC मतलब hollow cylinder. Now if I understand the what you say TSA, तो बचा क्या? Volume. ठीक है, volume I can write.
So finally we'll come to the volume part, that is volume of hollow cylinder. ठीक है, this will be equal to what? वॉल्यूम विल बी नथिंग बट, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम मींस द स्पेस एनक्लोज्ड, अंदर कितना स्पेस है. सो स्पेस एनक्लोज का मतलब क्या हुआ, अगेन दैट्स विल करस्पॉन्ड टू द शेडेड पोर्शन इन रेड. सो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट लिखते हैं, तो एरिया ऑफ बेस क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ बेस इज नथिंग बट पाई इनटू आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, that is the area of base. So this will be pi r square minus pi r square and multiplied by the height. So this is the volume of hollow cylinder. ठीक है. So with respect to cylinder इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए, right? चलो now we'll do some questions. क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ. So let me take question. एक मिनट. Just a minute, I'm writing a question. ठीक है. First question would be related to the generation of the solid figure. So question number one. Question number one is a rectangular sheet of paper. A rectangular sheet of paper of a rectangular sheet of paper 44 centimeter long and 33 centimeter broad. 30 centimeter broad लेंथ और ब्रेड दे रखा है. is rolled in two different is rolled in two different ways. is rolled in two different ways. Two different ways बोलने का मतलब क्या है, one time it is rolled along the length and other time it is rolled along the breadth to form two different cylinders. Fine. So what we are supposed to do is, just a minute, to form two different cylinders, find the volume of cylinders in each case. Chalo. So we are supposed to find volume of the cylinder in each case. Chalo. I think you should try. पहले तुम try करो, फिर we'll discuss. क्वेश्चन को पढ़ो पहले, then you'll understand. Yes. So what is given in the question? A rectangular sheet of paper 44 centimeter long and, हाँ तो बेटा वही तो रेडियस ही तो निकालना पड़ेगा ना. आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन, रेडियस तो निकालना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा. देखो क्वेश्चन को इससे सोचो ना, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, कहाँ गया वो, हाँ, कि सिलेंडर जनरेट कैसे होता है. जब मैं एक रेक्टेंगल को घुमाता हूँ लेंथ या ब्रेथ के अलोंग, तो अगर मैंने उसको लेंथ के अलोंग घुमाया तो एक सिलेंडर जनरेट होगा, अगर मैंने उसको ब्रेथ के अलोंग घुमाया तो दूसरा सिलेंडर जनरेट होगा.
तो वहां से तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि रेडियस और हाइट क्या होगा। अगर मैंने रेडियस और हाइट दे दिया तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। क्या करेंगे उसमें, वैल्यूज डाल के आंसर निकालेंगे। उसमें क्या मजा आएगा, आएगा क्या कुछ मजा। चलो, तो द क्वेश्चन इज कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये 44 है, ये 33 है। अब मैंने क्या किया कि इसको मान लेते कि लेंथ के अलोंग रोल किया। इफ रोल्ड तो दो डिफरेंट केसेस में आंसर चलेगा। सो केस नंबर 1 ले लेते। केस नंबर 1 में मैंने क्या बोला, आई थिंक इतना तो समझ में आएगा कि रेक्टेंगल को लेंथ के अलोंग या ब्रेथ के अलोंग घुमाएंगे तो दो डिफरेंट सिलेंडर्स जनरेट होंगे। इफ रोल्ड if rolled along its length, if rolled along its length, अगर लेंथ के अलोंग रोल किया, ठीक है, तो इफ रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, तो मान लेते कि ये लेंथ के अलोंग रोल किया मैंने, रेडियस इज r1। ये 9th के नाम से कौन ज्वाइन हुआ है, नाम लिखो बेटा अपना। इफ रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, लेट r1 बी रेडियस, r1 बी रेडियस। मैंने r1 को रेडियस बोल दिया, ठीक है। तो अगर लेंथ के अलोंग रोल किया हुआ है तो जो 44 वाला पोर्शन होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू दी सरकमफरेंस। देखो, रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ का मतलब क्या है, ये देखो, अगर ये रेक्टेंगल है अपना ना, तो ये लेंथ है मेरी रेक्टेंगल की, तो इसको ऐसे घुमाया, इस तरह से घुमाया, ये दिख रहा है तुम्हें। जो 44 वाला पोर्शन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सरकमफरेंस में कन्वर्ट हो रहा है ना। अगर तुम सोचोगे तो समझ में आएगा। तो इसका मतलब इफ इट इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, r1 बी द रेडियस, तो आई कैन से दैट देयरफॉर 2 पाई r1 इज इक्वल्स टू 44। समझ में आया सबको। तो यहां से मुझे r1 कितना मिलेगा, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r1 इज इक्वल्स टू 44। सो यहां से r1 कितना मिलेगा, 44 into 7 upon 2 into 22। Now 22 into 2 is 44, तो ये कैंसिल। तो R1 कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, अभी चेक करते हैं आंसर अपन। तो अगर लेंथ के अलॉन्ग रोल किया तो ये रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट को h1 बोल देते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। ये तो बताने की जरूरत नहीं, हाइट विल बी इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा फर्स्ट केस में, मान लेते हैं v1, दैट विल बी पाई r1 स्क्वायर इंटू h1। तो ये किसके इक्वल आएगा, पाई इज 22/7 इंटू r1 कितना है 7 स्क्वायर इंटू 33। तो एक 7 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो v1 की वैल्यू कितनी आ रही है, v1 will be equal to 5082 centimeter square, 5082 centimeter square। this is the answer। समझा ना सबको। अब मान लो कि ब्रेथ के अलोंग रोल किया, तो तुम खुद ही कर सकते हो अभी तो, ठीक है। सो नेक्स्ट विल बी केस नंबर 2। केस 2 क्या, दो डिफरेंट सिलेंडर जनरेट होंगे ना, उसने क्वेश्चन में लिख दिया था, और हमें समझ में आना चाहिए कि दो कैसे डिफरेंट जनरेट होंगे। सो केस नंबर 2 में इफ रोल्ड along its breadth, so if rolled along its breadth, तो मैं लिख दूंगा कि रेडियस को r2 बोल देते हैं। सो 2 पाई r2 नाउ इन दिस केस विल बी इक्वल टू 33। जिसके अलोंग रोल कर रहा हूं दैट विल बी इक्वल टू दी सरकमफरेंस। सो यहां से आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r2 is equals to 33। so this implies r2 is equals to 33 into 7 divided by 2 into 22। so 11 2 जा 11 3 जा, so ये कितना आ गया 21/4। so in this case the radius is 21/4 centimeter। तो वॉल्यूम हाइट कितनी हो जाएगी, h2 will be equal to 44। so now I can calculate the volume। so volume v2 in this case will be pi r2 square into h2। so that is equals to 22/7 into 21/4 into 21/4 into 44, 11, फिर ये 2, ये 11, दिस इज 3,
आई थिंक इसको मल्टीप्लाई करोगे 33 इंटू 21 इंटू 11 और मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट, हाँ किसी ने सही लिखा था 3811.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मैंने स्क्वायर लिख दिया क्या, हाँ इट शुड बी क्यूब। ऊपर में भी अरे स्क्वायर गलती से लिखा, इट शुड बी क्यूब। यस चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल टेक। आपको कैलकुलेट करना है पहले ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the next question which says a cylindrical block of wood has 70 centimeter radius and length 2 meter is to be painted with blue colored enamel, मतलब blue color के पेंट से पेंट करना है। The cost of painting is rupees 1.25 per 100 centimeter square. Find the cost of painting the block. तो जब भी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालने के लिए बोला है तो अपने को इसको पेंट करना है ब्लॉक को। तो अब पेंट करने के लिए कौन से एरिया को पेंट करेंगे, द फर्स्ट क्वेश्चन यू वुड गेट इज कि कौन से एरिया को पेंट करें, बराबर है ना। अब कौन से एरिया को पेंट करें ये कैसे बताओगे, वेदर वी शुड कैलकुलेट टीएसए और वेदर वी शुड कैलकुलेट सीएसए, बताओ। टीएसए, इट शुड बी टीएसए। क्यों, क्योंकि उसने ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया ना कि सिर्फ बाहर से पेंट किया ऊपर से हॉलो है ऐसा कुछ। इट्स जस्ट सेइंग दैट सिलेंड्रिकल ब्लॉक, तो वो पूरा सिलेंड्रिकल ब्लॉक ऑफ वुड है ना, तो वो ऊपर से नीचे से और चारों तरफ से पेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना होता है 2 pi r into h plus r, and in this case it is equal to 2 into 22 by 7 into what is the radius, radius is 70 centimeter into what is the height का मतलब this 2 meters, so r is 70 centimeter in this case and height is how much, h is nothing but 2 meters, so 2 meters is corresponding to 200 centimeters. So this is 200 plus 70. 7 ones are 7 tens are. So 44 into 10 is 440 into 270. Multiply this and tell me what you are getting. 440 into 270. तो I think last में तो दो जीरो आ गए, फिर 28 का 8 आ जाएगा, फिर 8 और 2 10 मतलब 80 आ जाएगा, हाँ 1188 11 yes 118800 centimeter square. This is the, yes this is the what you say एरिया। नाउ मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी ब्लॉक। तो कॉस्ट निकालने के लिए तुम इसको इस तरह से देखो कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इट रिक्वायर्स रुपीज 1.25। तो व्हाट एरिया आई एम सपोज टू पेंट 11800 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो इसके लिए कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई इट, सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग is equal to 11800 into 1.25 divided by 100। सो ये जीरो, अच्छा यूनिट पे ध्यान रखना, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर था, सो देन इट इज फाइन। सो दिस इज इक्वल टू रुपीज, कितना आ रहा है ये, आई थिंक 1485 या आना चाहिए 1485 रुपीज।
हाँ 1485 148.5 जो बोल रहा है, यू आर डूइंग सम कैलकुलेशन मिस्टेक, आपने एक 10 का फैक्टर मिस कर दिया है, ध्यान दे दो। हाँ चलो, देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एक सेकेंड। This was question number 2. Then let's go to question number 3. This is question number 3. Question number 3 says the diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter square. तो क्वेश्चन सबसे पहले समझ में आना चाहिए। अच्छा, रोलर का मतलब समझ में आता है क्या? रोलर मीन्स सिलेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल रोलर का मतलब पता होना चाहिए, इट मीन्स अ सिलेंडर। ठीक है, हाँ बेटा मैं रोज ही भेजता हूँ ना, मैं हर क्लास में तो भेजता हूँ पीडीएफ। कौन सी क्लास में मैंने नहीं भेजा? जितनी भी क्लास हुई अभी 2-3 अपनी इसके पहले। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, एवरी क्लास यू विल गेट द पीडीएफ और एंड द रिकॉर्डेड लेक्चर। क्यों बार बार परेशान होते हो? जो चीज पे परेशान नहीं होना चाहिए उसमें भी तुम टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। हाँ तो क्वेश्चन को पढ़ो। द क्वेश्चन सेज द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज। कब नहीं भेजा मैंने रिकॉर्डेड वीडियो? लास्ट क्लास का भेजा तो था। आई थिंक मैंने लास्ट क्लास का भेजा है। अच्छा ऑफ लेक्चर 1। ओके लेक्चर 1 का नहीं भेजा ना, मैं भेज दूंगा लेक्चर 1 का। अच्छा या ऐसा लेक्चर 1 का भेजा नहीं क्या? कोई बात नहीं, हाँ टुडे आई विल सी दैट। सो द क्वेश्चन सेज द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी द रेडियस? अच्छा रोलर का मतलब सबसे पहले सिलेंडर होगा। ये जिनको समझ में नहीं आया देख लो, रोलर देखा होगा ना, गार्डन में देखा होगा या क्रिकेट फॉलो करते होंगे तो पिच पे रोल करने के लिए यूज होता है। तो दैट इज द रोलर इट इज टॉकिंग अबाउट। तो रोलर इस शेप का होगा। फाइन, दिस इज द रोलर एंड दैट इज गोइंग टू बी अ सिलेंडर। अब वो क्या बोल रहा है कि इसका डायमीटर कितना दे रखा है? 84। तो रेडियस विल बी 84/2 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ, लेंथ का मतलब ये इतना, दैट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। So this 120 centimeter is corresponding to the height. The height of roller is 120 centimeter. Now the question is saying it takes 500 revolutions to move once over to level a playground. मतलब उसको 500 बार घूमना पड़ेगा पूरे ग्राउंड को लेवल करने के लिए। अब तुम इसको इस तरह से सोचो कि अगर एक बार घूमेगा तो कितना एरिया कवर करेगा? इट विल कवर द एरिया इक्विवेलेंट टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर या सिलेंडर। जब वो एक बार घूमेगा तो कितना एरिया कवर करेगा? इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो एरिया कवर्ड in one revolution. In one revolution, it will cover area equal to CSA of roller, that is curved surface area. So this is equals to curved surface area of roller कितना होता है? 2 pi RH। ठीक है, तो 2 pi RH से कैलकुलेट करूंगा। सो दिस इज 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना दे रखा है? 42, H is 120, 7 6 जा। तो इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है? I think this should be equal to 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज एरिया कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। ना उसने 500 रेवोल्यूशन लिए, सो एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इज इक्वल टू
एरिया ऑफ 500 रेवोल्यूशंस, और 500 रेवोल्यूशन का एरिया किसके बराबर होगा? 31680 into 5. So I can say that area of playground is equal to 500 into area of one revolution, area covered in one revolution. So this is equals to 500 into 31680, and this is all calculation. So I think this will come out equal to 1584 centimeter square. सॉरी, फिर से मैंने यूनिट में गड़बड़ कर दी, इट शुड बी मीटर स्क्वायर। मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है? सेंटीमीटर में तो सही लिखा था। दिस इज द आंसर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। फेयर इनफ, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, more zeros would come in centimeter square. वाई? अरे हाँ हाँ हाँ, मोर जीरोस वुड कम इन दी सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट है। सो आई थिंक मैंने आंसर जो लिखा दैट इज इन मीटर स्क्वायर। यस यस, माय मिस्टेक, यहाँ पे मीटर स्क्वायर होना चाहिए। दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्चुअली मैंने इसको डिवाइड करके लिखा हुआ है, वो मैंने सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई किया एंड डिडंट राइट दी जीरोस। ठीक है, नेक्स्ट। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन को पढ़ो। द क्वेश्चन इज that 50 circular plates, each of radius 7 centimeter, thickness half centimeter, are placed one above the other to form a solid right circular cylinder. Find the total surface area. Find the total surface area. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 50 सर्कुलर प्लेट्स ले ली मैंने, ठीक है, सर्कुलर प्लेट्स ले ली और उनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया तो सिलेंडर बनेगा। कैसे? देखो, ये मान लेते फर्स्ट सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, इसी तरह से दूसरी ले ली मैंने, ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर रखने का मतलब इस तरह से कुछ फिगर बनेगा, ठीक है, वो एग्जैक्ट फिगर नहीं बना पाऊंगा मैं, इस तरह से रखे जा रहे हैं, इस तरह से रखा जा रहा है, इस तरह से रखे जा रहे हैं। तो दिस इज दी 50 प्लेट्स, रख दिया एक दूसरे के ऊपर तो क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा। अब उस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले रेडियस तो पता है तुमको, थिकनेस कितनी है प्लेट की? 1/2 क्या करस्पॉन्डिंग। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर? हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू व्हाट? बहुत इजी है, तो बताना हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा। हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू 50 प्लेट से 50 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, मुझे क्या निकालना है? टी एस ए। सो टी एस ए विल बी इक्वल टू 2πr(h) प्लस 2πr²। रेडियस तो सेम होगा ना, सो दिस इज इक्वल टू 2π कॉमन ले लिया, r को भी कॉमन ले लेते हैं, h प्लस r लिख लेते हैं इसको, एंड दिस इज 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7 इंटू h कितना है 25 प्लस r कितना है, r इज 7। सो 7 से 7 गया, 44 इंटू 32, एंड 44 इंटू 32 करेंगे तो आ जाएगा 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, दिस इज द आंसर। आई थिंक तुम सारे इंटेलिजेंट हो, फटाफट आंसर आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े, कौन का डिस्कशन करें? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आई मीन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फॉर्मूला बेस्ड एंड डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो थिंग्स वुड बी क्लियर।
चलो चलो एक हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन कर लेते हैं ना। हॉलो सिलेंडर का तो क्वेश्चन ही नहीं लिया मैंने। लेट्स सी। हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन नहीं लिया मैंने। जस्ट अ मिनट, मैं देता हूँ। ये आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, चलो बताओ। Cylindrical metallic pipe is 14 centimeter long. The difference between the outside and the inside surface is 44. If the pipe is made up of 99 cubic centimeter of metal, find the outer and inner radii of the pipe. चलो आप लोग ट्राई करो, then I'll discuss. किसी का आंसर आ जाए तो they should tell me. आ गया किसी का? नो वन? अरे क्या हो गया? किसी का नहीं आया? चलो then now I'll do. See, a cylindrical metallic pipe is 14 centimeter long. The difference between the outside and the inside surfaces is, inside and outside surface का difference दे रखा है, ठीक है? तो सबसे पहले 14 centimeter long का मतलब the height of pipe. Height of pipe, that will call it as h is equals to 14 centimeter. ठीक है? Then volume of pipe कितना होगा? हॉलो सिलेंडर है तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई इंटू एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस का स्क्वायर, है ना? तो दिस इज पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच. फाइन, ठीक है. देन द नेक्स्ट थिंग, अच्छा तो इसमें वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. वॉल्यूम कितना गिवन है मुझे? 99 क्यूबिक सेंटीमीटर. सो दिस इज 99 इक्वल टू
22/7 into r square minus small r square into h कितना है 14. So this is 7 1 जा 7 2 जा, then 11 9 जा 11 2 जा, तो कितना आ गया ये, this is 9/4 is equals to कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. चलो यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, कोई एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन इट इज सेड दैट द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड द इनसाइड सरफेसेस इज 44. तो आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस का मतलब क्या हुआ, द टोटल सरफेस एरिया दे रखा है हमें, डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया. सो आउटर सरफेस का एरिया लिखेंगे तो दिस इज 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच प्लस पाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया. देन माइनस 2 पाई आर इंटू एच, इनर सरफेस का एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज आउटर एंड दिस इज इनर. इसका डिफरेंस कितना है 44. क्लियर है? अब देखो इसको सॉल्व करते तो 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच, तो इसको इस तरह से लिख लिया मैंने 2 पाई एच इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 44. नाउ यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो दिस इज 2 इंटू 22/7 इंटू हाइट इज 14. आर माइनस आर की वैल्यू नहीं पता बिकॉज मुझे आउटर एंड इनर रेडियस तो निकालना है. सो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस पाई की वैल्यू 22/7. नाउ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू तो पता है 9/4, तो लिख लिया 9/4 is equals to 44. Now कुछ तो cancel होगा. What is that is getting cancelled out? I can cancel this 22 and यहाँ पे आ जाएगा 2. ठीक है, this is 7 and this is 2. So this is 4 times of capital R minus small r plus 9/28 is equal to 2. देखो यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं, तो यहां से आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ r माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 2 माइनस 9/28. नाउ 20 इसको एलसीएम ले लेंगे तो दिस इज 4 इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r. दिस इज इक्वल टू 28 माइनस 2 कितना होता है, 28 इंटू 2 कितना होता है, सॉरी दैट इज 56. 56 माइनस 9 इज 47. सो दिस इज 47/28. तो यहां से तुम्हें क्या पता चल रहा है, यहां से तुम्हें यह पता चल रहा है कि द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कैलकुलेशन करनी है बस थोड़ी सी. 47/4 इंटू 28, 4 इंटू 28 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मैंने कुछ गड़बड़ की क्या कैलकुलेशन की? वाई एम सीइंग कि मैंने कुछ तो भी गड़बड़ किया है. नो फाइन, ठीक है सही है. अब देखो तुम्हें ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो यहाँ पे आ जाओ अभी. Here you know that r square minus r square can be written as r minus r into r plus capital R is equals to 9/4. तो r minus small r की वैल्यू कितनी है 47/4 into 28 into capital R plus small r. This is equals to 9/4. So यहाँ से क्या मिलेगा, 4 और 4 cancel. So this gives me capital R plus small r is equal to किसके इक्वल आ रहा है, this is equals to 28 into 9/47. 28 into 9/47. ठीक है, तो आई थिंक अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. सी इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1 एंड इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2. नाउ इफ यू ऐड 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करोगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में r प्लस आर, r माइनस आर, तो ये माइनस आर प्लस आर कैंसिल. सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R इज इक्वल टू, थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया विच आई डिडंट न्यू कि हो जाएगा, मतलब मुझे नहीं पता था इतना कैलकुलेशन आएगा. हाँ, अपॉन ये कितना आ जाएगा 28/9 इंटू
क्या था 47 ना, 47। तो यहाँ से तुम्हें r मिल जाएगा, फ्रॉम हियर यू गेट r, r इज इक्वल टू समथिंग, देन इक्वेशन 1 में चले जाओ एंड यू कैलकुलेट स्मॉल r, दैट इज कैपिटल R माइनस 47 अपॉन 4 इंटू 28। दिस इज हाउ यू कैन गेट। आई थिंक कैलकुलेशन तो तुम कर सकते हो, ठीक है? अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट? चलो, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, नाउ विल मूव टू द कोन पार्ट, ठीक है? ओके, आई थिंक एक काम कर लेते, विल टेक 5 मिनट्स ब्रेक। मैं 5 मिनट में आऊंगा। अच्छा, क्लास छोड़ के कोई नहीं जाएगा, एवरीवन विल बी देयर इन द क्लास। मैं क्लास को म्यूट करके रखूंगा एंड विद इन 5 मिनट्स आई विल बी बैक, मे बी 4 मिनट्स ओनली, एंड देन विल स्टार्ट विथ कोन, ठीक है? ओके, सो मैं जल्दी आ गया, चलो स्टार्ट करें। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कोन नाउ। सो जैसे मैंने सिलेंडर समझाया था, वैसे कोन को समझते हैं कि कोन कब फॉर्म होगा। अ कोन इज जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? मतलब तुम इसको ऐसा समझो कि मान लो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ इफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल इज रोटेटेड और रिवॉल्व्ड अबाउट दिस साइड ए बी, है ना? तो राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते ये ए बी है, तो इसके अराउंड घुमाऊंगा तो दिख रहा है तुम्हें कि कौन बनेगा? ये पॉइंट तो फिक्स है ना, दिस इज द ए पॉइंट, यह पॉइंट फिक्स है, और यहाँ से सी पॉइंट आ रहा है, तो ये सी पॉइंट ऐसे घूमेगा तो एक कोन जनरेट हो जाएगा। आइसक्रीम तो खाते ही होंगे, आइसक्रीम का कोन याद कर लो, ठीक है? उस टाइप का फिगर बनेगा जब मैं इसको ए बी के अबाउट रिवॉल्व करूंगा, या बीसी के अबाउट किया तो भी चलेगा। दैट ऑल्सो विल क्रिएट दी सेम काइंड ऑफ फिगर, बस रेडियस और जो हाइट होगी उसमें डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है? सो जो कोन बनेगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है? ये बनेगा फिगर।
एंड दिस इज द कोन। तो यहाँ पे ये हाइट हो जाएगी, दिस इज द हाइट and this is the radius. So this is r and this is the height, ठीक है, h। now this is a b and c, ये a b c वही exactly same है जो मैंने यहाँ बना रखे, ठीक है। now यहाँ पे r है, h है, and there is another term over here which is slant height। ये जो ये वाली साइड होगी, this is known as l and l is nothing but the slant height। slant height define करते हैं in a code। Yes, if you revolve it around AC, two cones will be formed, exactly correct. But we are not going into that. वो syllabus में अभी नहीं है, ठीक है, right? So that is a different thing. That discussion we'll keep it for later. शायद अगले साल आ जाएगा। Now, अगर मैंने definition लिखना चाह तो I can say that a right circular cone, a right circular cone is a solid generated by revolving revolving a right angled triangle, right angled triangle about one of the sides, about one of the sides containing containing the right angle, right? This is the idea, ठीक है। अब ये कौन जब जनरेट हो रहा है तो इसमें L इज दी स्लांट हाइट, R इज दी रेडियस एंड H इज दी हाइट, ये मैंने बोल दिया, ठीक है। नाउ अगेन दी सेम थिंग। अच्छा, इसमें स्लांट हाइट का रिलेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो, ये AC डिस्टेंस इज दी स्लांट हाइट, इसको भी L बोल सकता हो, तो दिस इज दी L वैल्यू, और ये H है एंड दिस इज R। सो द इंपॉर्टेंट रिलेशन ओवर हियर इज बिटवीन स्लांट हाइट, रेडियस एंड H, दैट इज L स्क्वायर विल बी इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल से देख सकता हो। सो द स्लांट हाइट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इजी टू अंडरस्टैंड, ये तो अंडरस्टूड है कि ये कहाँ से आ रहा है। L इज इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू राइट द सरफेस एरिया, नाउ सेम थिंग्स विल राइट फॉर कोन आल्सो। सबसे पहले लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग वी आर राइटिंग इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। Now curved surface area of cone, this is equals to pi r into L। अब तुम ये देखो कि ये कैसे आएगा, ठीक है ना। सिलेंडर की केस में तो रेक्टेंगल को रिवॉल्व कर रहे थे तो हो रहा था, बट इस केस में राइट एंगल ट्रायंगल को रिवॉल्व करेंगे ना, तो ये कर्व पोर्शन होने के कारण दैट इज नॉट वेरी सिंपल टू राइट, इतनी आसानी से लिख नहीं पाएंगे। तो इसको समझने के लिए देखो, एक मेथड होता है, उससे मैं बता देता हूँ। आई एम जस्ट गिव यू द आइडिया, तुम करके देख सकते हो। मतलब क्या करके देखना उसमें, तो अभी मैं बताता हूँ। देखो, ये है, ये कब बना, ये तब बन रहा है जब मैंने इस कोन को बीच में से काट दिया। काटने के बाद अगर ओपन अप करूंगा तो इस तरह का कुछ फिगर दिखेगा। सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास जो कोन है, कोन को मैंने बीच में से काट दिया और एक साइड से काटने के बाद उसको ओपन अप किया तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब अगर वो इस तरह से दिख रहा है तो इस फिगर का जो एरिया होगा दैट इटसेल्फ इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो तुम क्या करो, इसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, है ना। ये देखो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं मैं, ठीक है। दीज पार्ट्स आर सो स्मॉल, इनको इतना छोटे पार्ट में मैंने डिवाइड किया है सो दैट ये जो पोर्शन होगा ना, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर बहुत छोटा पार्ट लूंगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब तुम क्या करो कि ये तो L है, ये किसके इक्वल होगा, दिस लेंथ इज नथिंग बट इक्वल टू 2 पाई r। ओपन अप किया तो नाउ तुम क्या करो, एक एक रेक्टेंगल को यहां से उठाओ। मान लेते हैं ये यहां से पहला वाला टुकड़ा उठा लिया मैंने, तो उसको मैंने इस तरह से रख लिया, प्लेस कर दिया, ठीक है।
ये मैंने बनाते हुए बड़ा बनाया, बट समझ में आना चाहिए कि इट इज वेरी स्मॉल। देन आई पिक अप द सेकंड वन। सेकंड को उठाया ना, तो उसको उल्टा रखो, है ना। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, वो अभी यहाँ पे रखा था फर्स्ट केस में, अब इस वाले पॉइंट को मैं नीचे रखूंगा, तो वो इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, तो व्हाट आई एम डूइंग नाउ इज कि मैं यहाँ से इस पूरे ब्लू वाले फिगर को मैंने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। अब जितने छोटे पार्ट्स है उनको एक एक करके उठा रहा हूँ और उनको रिवर्स करके प्लेस कर रहा हूँ। पहले सीधा रखा, फिर उल्टा लिखा, फिर सीधा रखूंगा, तो वो ये जो थर्ड वाला पोर्शन है वो इस तरह से आएगा। ठीक है, फिर और एक फिगर आएगा, तो इस तरह से आते जाएगा। तो अब तुम देखना कि ये देखोगे तो दिस विल बी अ काइंड ऑफ अ रेक्टेंगल। तो इस तरह से प्लेस करते जाओगे और फिर इसका एरिया निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली दैट विल बी इक्वल टू दिस एरिया ओनली, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। तो इस तरह से करते जाओगे तो you'll अंडरस्टैंड कि तुम्हें क्या मिलेगा। तो दैट आई लीव अप टू यू। देखो क्या मिलेगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये पोर्शन ये वाला है। ठीक है, फिर ये पोर्शन कौन सा है, दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन नहीं हो सकता वो, क्योंकि मैंने उल्टा रखा था ना, वो ऊपर चले गया। तो इसका जो पूरा लेंथ होगा ना, नाउ दैट विल बी पाई आर इटसेल्फ। और इसका जो हाइट होगा ना, जब ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा, इस तरह से तुम बनाते जाओगे इसको, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना इस तरह से, तो ये रेक्टेंगल की फॉर्म में दिखेगा, और इस रेक्टेंगल का एरिया में ये लेंथ हो जाएगी, और ये तो एल ही बचेगा क्योंकि दिस इज देयर। तो पाई आर इंटू एल, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। आइडिया दे दी मैंने कि कैसे आता है। ठीक है, देन सो दिस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ व्हाट यू से कोन, दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड, ये याद रखना पड़ेगा। देन लेट्स गो टू द टोटल सरफेस एरिया, TSA of cone. Now TSA of cone is nothing but, फिर से CSA प्लस, इस केस में तो सिर्फ एरिया ऑफ बॉटम आएगा, एरिया ऑफ बेस लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर में तो कुछ है नहीं। तो दिस इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। सो इसको लिख लेते पाई आर इंटू एल प्लस आर। सो दिस इज द TSA ऑफ कोन। TSA ऑफ कोन ये आ गया। ठीक है, नाउ TSA आ गया, TSA के बाद क्या बचा, वॉल्यूम। सो नाउ लेट्स गो टू द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज नथिंग बट, अगेन इस केस में एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट लिखेंगे ना, तो जैसे मैंने सिलेंडर में लिखा था उतना आसान होगा नहीं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ कोन आता है दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब तुम इसको इस तरह से समझ सकते हो कि पाई आर स्क्वायर एच अगर सिर्फ लिखता, सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच लिखा होता तो वो क्या होता, दैट वुड हैव बीन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लेकिन यहाँ पे 1/3 और जोड़ दिया, तो ये 1/3 कहाँ से आया, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं बता सकता, क्योंकि मैथमेटिकल प्रूफ कम्स फ्रॉम इंटीग्रेशन एंड ऑल, जो तुमको नहीं आता। तो तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिकल तरीका क्या है समझने का, कि एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं अपन इसको प्रैक्टिकली, कि मैंने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर में पानी भरा हुआ है। ठीक है, इस सिलेंडर में पानी भरा हुआ है, फिर मैंने सेम रेडियस का और सेम हाइट का एक कोन लिया। ठीक है, ये सेम रेडियस और सेम हाइट का मैंने कोन कंसिडर किया। अब अगर मैं इस पानी को, ठीक है, दिस इज सेम हाइट h एंड दिस इज सेम रेडियस r, अब अगर इस पानी को मैं इसमें से इस कोन में ट्रांसफर करूं तो क्या होगा पता है क्या, जो कोन होगा ना, कोन का, कोन में जब पानी जाएगा तो ये पूरा कोन भर ही नहीं पाएगा, कोन सिर्फ इतना भरेगा। ठीक है, या तो उल्टा बोल दिया मैंने, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है दैट इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से तुम समझ सकते हो कि इसको हम इस तरह से 1/3 आए ये कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है करने के लिए, बट वो सेम रेडियस और सेम हाइट होनी चाहिए तभी पॉसिबल है। ठीक है, सो दीज आर द फॉर्मूलाज विद रिस्पेक्ट टू कोन। नाउ अगेन विल डू सम क्वेश्चंस, एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। So question number 1, ends at 4, बेटा 4 को खत्म होगा, still 45 minutes। क्या हो गया, तुम लेक्चर खत्म क्यों होगा क्यों पूछते, टाइम टेबल चेक नहीं करते क्या, या तो बोर हो गए क्या, either of should happen। Now I'll take question। So
this is the question. क्या लिखा है क्वेश्चन में? The question says that a right triangle with side 3 4 5 is revolved about the side 4 and the volume of solid so formed is. ठीक है, तो ट्रायंगल को साइड 4 के अबाउट घुमा दिया उसने, तो मान लेते दिस इज द ट्रायंगल, ये 4 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 5 ले लिया, तो किसके अबाउट घुमाया? इज रिवॉल्व अबाउट दिस साइड 4, तो हाइट किसके इक्वल हो जाएगी? यही इंपॉर्टेंट है कि इसमें हाइट और रेडियस समझ में आए। तो हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू व्हाट? हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 4, क्योंकि साइड के अबाउट घुमाया, तो दिस इज 4 सेंटीमीटर, या जो भी होगा 4 से 4 लिख लेता हूं मैं, 4 यूनिट्स। देन व्हाट विल बी इक्वल टू द रेडियस? तो रेडियस इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, डायरेक्टली दिख रहा है रेडियस विल बी इक्वल टू 3, सो इन दिस केस आई कैन डायरेक्टली से दैट रेडियस आर विल बी इक्वल टू 3। सो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा? 1/3 pi r square h, that is volume of cone. So 1/3 into pi 22/7 into 9, that is 3 square, और h आ गया 4। तो simplify this and get the answer. एक काम करो, इसको पाई के टर्म्स में रहने दो, आई डोंट वांट टू कैलकुलेट दैट वैल्यू ऑफ पाई, कैलकुलेशन नहीं करना चाहता मैं। तो दैट विल बी इक्वल टू 12 पाई क्यूबिक यूनिट्स, 12 पाई क्यूबिक यूनिट्स, हाँ 12 पाई, ठीक है। देन लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अपन क्या ले ले, एक मिनट, इसमें बाद में आते हैं अपन। ओके चलो, एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं विच शुड बी टू मच इजी क्वेश्चन, तो मैं कर नहीं रहा हूँ क्लास में। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या दे रखा है? अ कोनिकल टेंट इज 9 मीटर हाई। कोनिकल टेंट मतलब ये इस तरह का टेंट है, एंड दिस इज 9 मीटर हाई, मतलब इसकी हाइट जो है वो 9 मीटर्स है, ठीक है। दिस इज द टेंट नाउ, एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 12 मीटर्स। तो ये रेडियस कितना दे रखा है? 12 meters. What is the cost of the canvas required to make it if a square meter of canvas costs ₹10? तो हमें क्या निकालना है कि कैनवास का मतलब यू कैन कंसिडर इट एज अ क्लॉथ, है ना, कि 10th क्लॉथ से बना हुआ है, तो कितना क्लॉथ लगेगा, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ निकालना है बेसिकली। इफ इट इज गिवन दैट कि 1 मीटर स्क्वायर क्लॉथ का जो कॉस्ट है दैट इज ₹10। सो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि अगर मुझे कैनवास रिक्वायर्ड निकालना है तो वेदर आई शुड कैलकुलेट CSA और TSA। CSA निकालूंगा या TSA निकालूंगा? CSA, right? Why it would be CSA? Because बेस पे तो वो ग्राउंड पे रखा होगा, सो बेस में तो कुछ भी क्लॉथ नहीं आएगा, राइट? इट इज टेंट इज ऑन द ग्राउंड, सो जो कैलकुलेट करना होगा और द कैनवास रिक्वायर्ड, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अपन अभी, कैनवास रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू CSA ऑफ कोन। नाउ टू कैलकुलेट CSA ऑफ कोन, दिस इज पाई r इंटू एल। तो मुझे L पता है क्या? नहीं पता है। सो L नहीं पता तो वो मैं निकाल सकता हूँ, दिस इज 9, तो L विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। सो L किसके इक्वल आएगा? अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 81, and I think this should be equal to under root of 225, under root of 225. So L is equals to what? 15.
15 meters. तो ये आ गया L. So the canvas required will be 22 by 7 into R is how much? 12 into 15. So अगर इसकी कैलकुलेशन करोगे तो व्हाट डू यू गेट? I think you will get 565.7 मीटर स्क्वायर. ये आ गया कैनवास रिक्वायर्ड. अब मुझे क्या निकालना था? कॉस्ट. तो कॉस्ट के लिए अगेन 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹10. तो 565.75 की कॉस्ट कितनी होगी? वेरी इजी टू टेल, इंटू 10 कर देंगे. सो ये निकालना है. सो कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू 10 इंटू क्या आएगा? 10 into 565.7, that is ₹5657. ठीक है. So first part is not very difficult to do. Now let's go to the second part. Second part में क्या बोला है कि ये जो टेंट है, how many persons can be accommodated in the tent. मतलब मैं इस टेंट में कितने लोगों को accommodate कर सकता हूँ if each person requires 2 square meter on the ground and 15 meter cube of space to breathe in. इसका मतलब ये जो ग्राउंड है ना, दिस इज बेस का मतलब ग्राउंड है यहाँ पे. सो ग्राउंड पे कितना एरिया लग रहा है? एक आदमी को 1 पर्सन इज रिक्वायरिंग 2 स्क्वायर मीटर एरिया. और ब्रीथ करने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए उसको? 15 मीटर क्यूब. नाउ द नंबर ऑफ पर्सन्स किस पे डिपेंड करेगा? द नंबर ऑफ पर्सन्स डिपेंड करेगा कि ग्राउंड पे अगर 2 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए तो उसके हिसाब से मैं पहले नंबर ऑफ पर्सन्स कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं वॉल्यूम के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा. दोनों में से जो पहले खत्म हो जाएगा उसके हिसाब से इट विल बी कैलकुलेटेड. ठीक है. तो बोलने का मतलब, अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड कैलकुलेट व्हाट इज द एरिया ऑफ बेस. ठीक है. तो एरिया ऑफ बेस कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है. अभी देखो कैलकुलेशन करने से समझ में आएगा. पाई आर स्क्वायर इज एरिया ऑफ बेस, दैट इज 22 by 7 into रेडियस इज 12 square. एंड दिस इफ यू कैलकुलेट 144 into 22 by 7, तो ये आ जाएगा 452.57 मीटर स्क्वायर. ठीक है. चलो. नाउ उसने क्या दे रखा है? बेस के अकॉर्डिंग विल ट्राई टू कैलकुलेट हाउ मेनी पर्सन्स कैन फिट इन. 1 पर्सन, एक आदमी को कितना एरिया लग रहा है? 2 मीटर स्क्वायर का एरिया लग रहा है. और मेरे पास एरिया अवेलेबल कितना है ग्राउंड पे? दैट इज द बेस एरिया, दैट इज 452.57 मीटर स्क्वायर. So in this, how many persons can be accommodated? So number of persons is equal to 452.57 upon 2, and that is equal to, ये इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो 226.285 आएगा. अब 226.285 नंबर ऑफ पर्संस तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ होगा. 226.285 मतलब जो 226% और फिर जो 227 वाला होगा उसका 30% 20% ऐसा तो हो नहीं सकता. सो नंबर ऑफ पर्संस विल बी अ integer. So I can say that number of persons are equal to 226. किसके अकॉर्डिंग? एज पर द एरिया ऑफ ग्राउंड या एरिया ऑफ बेस ऑफ द टेंट. एरिया ऑफ द बेस ऑफ द टेंट के हिसाब से जाऊंगा तो इतने लोग आ सकते हैं. बट और एक कंडीशन गिवन है. क्या गिवन है? कि एवरी पर्सन रिक्वायर्स दिस मच वॉल्यूम टू ब्रीथ इन. तो इसका मतलब मैं वॉल्यूम ऑफ टेंट निकाल लेता हूं पहले अभी, and accordingly I'll see how many persons can be accommodated as per the breathing area. So volume of tent किसके equal होता है? That is 1 by 3 pi r square h. So this is 1 by 3 into 22 by 7 into r is how much? R is 12. So 12 square into h कितना है? 9. So this is 3 3 and I think इसको calculate करोगे 144 into 12, 1357.71 मीटर क्यूब. इतना आ जाएगा 1357.71 मीटर क्यूब. ओके. ये आ गया वॉल्यूम ऑफ टेंट. अब टेंट के वॉल्यूम के हिसाब से सोचो कि वन पर्सन
requires 15 meter cube of volume. So how much volume I have available? मेरे पास तो इतना वॉल्यूम है क्योंकि 10 में इतनी स्पेस ऑक्यूपाइड हो सकती है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितने पर्सन्स आएंगे? लेट्स कैलकुलेट दैट. सो देयरफॉर number of persons is equal to 1357.71 divided by 15. एंड इसको कैलकुलेट करोगे सो मतलब ये भी कुछ 90 पॉइंट समथिंग आएगा. सो आई कैन सी दैट दिस इज इक्वल टू 90 लूंगा. 90 पॉइंट समथिंग आएगा, 90 नहीं लूंगा. अब एक बार मुझे क्या मिला है? नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 90 मिला है, एंड इससे पहले मिला था 226. तो दोनों में से एक आंसर होगा, तो बताओ कौन सा आंसर होगा? अंडरस्टूड है? तो कॉमन सेंस है ना अभी. विच शुड बी द आंसर? 90 शुड बी द आंसर. यस. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग मुझे 90 लोग मिले और बेस ऑफ द 10 के अकॉर्डिंग 226 मिले, लेकिन 226 अगर लोग रखूंगा मैं तो 226 के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम तो खूब ज्यादा रिक्वायर्ड होगा और उतना वॉल्यूम तो अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए आंसर 90 हो जाएगा. अब तुम 90 के हिसाब से बेस में जाके देखो, बेस ऑफ टेंट में इतनी जगह है क्या? बिल्कुल है. बेस ऑफ टेंट के एरिया के हिसाब से इतने लोग आ सकते हैं, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ 90 लोग ही हो सकते हैं. सो देयरफॉर 90 persons can be accommodated. ठीक है? Hopefully understood. So this was question number 2. Now let's come to question number 3. Yes, चलो रुको, ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन. This is the next question. Question number 3. तीसरा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. टेंट इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन. ठीक है, तो पहले फिगर बना लेते हैं. सिलेंडर है और टेंट का शेप इस तरह से कि सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर कोन है. सो ये इस तरह से. ठीक है, दिस इज द टेंट. तो पूछा क्या है? The heights of the cylindrical and the conical parts are. Cylindrical part का height ये, this is 40. Conical part का height is 21. If the base of the tent, if the base diameter of the tent is 56 centimeter, 56 meter sorry, तो diameter दे रखा है तो radius कितना हो जाएगा? 56 by 2, that is equals to 28. Find the area of the canvas required to make this tent. तो कैनवास एरिया कितना रिक्वायर्ड होगा टू मेक दिस टेंट? अब कैनवास मतलब फिर से यू कैन कंसिडर टू बी क्लॉथ. इफ 20% ऑफ द एरिया ऑफ कैनवास इज कंज्यूम्ड इन फोल्डिंग एंड सीविंग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम यहाँ पे पोर्शन में आओगे तो इसको फोल्ड करोगे, यहाँ पे फोल्ड करोगे, तो उसके कारण कुछ एक्स्ट्रा क्लॉथ लगेगा. दैट एक्स्ट्रा क्लॉथ इज नथिंग बट टोटल में 20% दे रखा है. सो वी आर सपोज टू फाइंड द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड कैनवास. आई थिंक कर सकते हैं आप लोग. इजी इनफ. तो रिक्वायर्ड कैनवास का एरिया किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले तो ये बताओ, ऑन व्हाट इट वुड डिपेंड. अगेन टेंट है तो टेंट के हिसाब से सोचना है
क्योंकि अगर यही नहीं समझ में आएगा कि रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास किस पे डिपेंड करेगा तो थिंग्स वुड बी डिफरेंट. रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास, CSA किसका, CSA किसका, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ सिलेंडर एंड CSA ऑफ कोन. हाँ, तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना होगा 2 पाई आर एच एंड CSA ऑफ कोन कितना होगा पाई आर, और इसको ले लेते हैं एल, एल ही होगा ये तो. ठीक है, सो दिस इज, ये 28 पता है तो आई थिंक यू कैन कैलकुलेट एल. तो पहले एल कैलकुलेट कर लेते हैं. एल विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. आर स्क्वायर इज हाउ मच 28 स्क्वायर, एच स्क्वायर इज हाउ मच 21 का स्क्वायर. तो बताओ एल कितना आ जाएगा. एल आई थिंक विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 28 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर. 28 का स्क्वायर होता है 784 प्लस इसका स्क्वायर होता है 441 और अंडर रूट ऑफ 784 प्लस ये 5 12 12, तो आई थिंक 35. यस 35. 35 इज द स्लांट हाइट. तो 2 पाई को कॉमन ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं. पाई को कॉमन ले लिया, सो दिस इज 2 इंटू रेडियस इज 28, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 40 प्लस आर ऑफ कोन 28 सेम. आर को भी कॉमन ले सकते थे. क्या करता हूं मैं, कैलकुलेशन मेरा जल्दी नहीं हो रहा. 2 इंटू एच, एच इज हाउ मच 40 प्लस एल कितना है, एल इज नथिंग बट 35. सो ये आ जाएगा 22/7 इंटू रेडियस इज 28 इंटू 80 प्लस 35 115. 7 4 जा 22 इंटू 4 इज 88. 88 इंटू 115 करो, 88 इंटू 115. आई थिंक 88 इंटू 115 करेंगे तो you'll get 10,120 मीटर स्क्वायर. 10,120 मीटर स्क्वायर इज द आंसर. आंसर ये नहीं है, मतलब ये तो एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड आया. ये जो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास होगा इसमें हमने ये तो कंसिडर ही नहीं किया व्हाट इज द 20% एरिया ऑफ कैनवास कंज्यूम्ड इन फोल्डिंग एंड सीविंग. तो जो टोटल एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी इसमें 20% का एडिशन, क्योंकि 20% एक्स्ट्रा एरिया किसके लिए लग रहा है मुझे, फॉर फोल्डिंग. ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ कैनवास that is equals to 10,120 plus 20% of this, so plus 20% of 10,120. This is equals to 10,120 plus 20/100 into 10,120. तो आई थिंक कैलकुलेशन करोगे तो you'll get the answer, that is 121. चेक करो एक बार. 120 21s are 25s are, and this can be cancelled out by 5, so you'll get 121.44 meter square. That is the answer. Any questions? No questions, कुछ भी नहीं. चलो, should we move on? चलो अभी कौन के क्वेश्चन कर लिए. चलो अभी फाइनली वो पढ़ ले क्या, स्फीयर और हेमिस्फीयर. फिर क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम बचा उसमें स्फीयर और हेमिस्फीयर को पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो कुछ कन्वर्जन टाइप या कंबाइंड टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे. ठीक है, तो आई थिंक अभी अपन
स्फीयर और हेमिस्फीयर को पढ़ लेते हैं, जस्ट अ मिनट। स्फीयर और हेमिस्फीयर में आई थिंक देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन, सो हम जल्दी से कवर अप कर सकते हैं। देखो स्फीयर का मतलब तो आई थिंक सबको पता है, व्हाट इज अ स्फीयर। अगर तुम क्रिकेट बॉल को देखो या फुटबॉल को देखो, दैट इज अ स्फीयर। अब स्फीयर जनरेट कैसे होता है? स्फीयर जैसे सिलेंडर को, रेक्टेंगल को रिवॉल्व करने से जनरेट किया था, और फिर उसके बाद अपना कोन को, राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट करने से जनरेट किया था। उसी तरह से मैं स्फीयर को कब जनरेट कर सकता हूँ? अ स्फीयर कैन बी जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ सर्कल। एक सर्कल को उसकी डायमीटर के अबाउट घुमा दूंगा ना, तो आई विल गेट अ स्फीयर। ठीक है, तो वही डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आई हैव रिटन, देखो ये दिख रहा है तुमको, दिस इज द डेफिनेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अ सॉलिड जनरेटेड बाय, ये पढ़ो जो पे रेड पे हाईलाइट कर रखा है, अ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ सर्कल अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर्स। एक सर्कल को किसी भी डायमीटर के अबाउट घुमा दूंगा, तो देन इट इज जनरेटिंग अ स्पीयर। ठीक है, जैसे देखो ये सर्कुलर थिन शीट दिख रही है यहाँ पे, ये सर्कल है, इसको इस डायमीटर के अबाउट घुमा दिया, घुमा दिया मतलब ऐसे रोटेट करवा दिया, सो दिस इज द स्पीयर बीइंग जनरेटेड। ठीक है, नाउ विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्पीयर हमें वही वॉल्यूम, एरिया, ऑल दोस थिंग्स वी आर सपोज टू राइट। नाउ इन केस ऑफ स्पीयर अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं, तो देर इज ओनली सरफेस एरिया, देर इज नथिंग लाइक कर्व सरफेस एरिया या anything like that, it's only surface area। मतलब तुम बोल सकते हो कि the total surface area, curved surface area is the same thing। so derivation again I cannot do, derivation मैथमेटिकली पॉसिबल तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, सो वो तो नहीं कर सकते। सर कैन वी से दैट स्फीयर इज इक्वल्स टू रिवॉल्विंग द सेमी सर्कल ऑन द डायमीटर? सेमी सर्कल नहीं, सर्कल, सेमी सर्कल को घुमाएंगे तो नहीं, सर्कल को घुमाना पड़ेगा। ठीक है, सेमी सर्कल को घुमाने से नहीं बनेगा, सर्कल को घुमाना पड़ेगा। सो इफ आई राइट दिस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, the surface area of sphere is equal to 4 pi r square, 4 pi r square। again I said derivation I cannot do, समझ में नहीं आएगा तुम्हें। और वॉल्यूम इफ आई राइट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, so volume of sphere is equal to 4 by 3 pi r cube। so these are the two important formulas to be remembered with respect to a sphere। ठीक है, now अब as there is a sphere, sphere के जैसे there is something called spherical shell। ठीक है, spherical shell को अपन कैसे समझ सकते हैं? वही hollow cylinder समझा था, उसी तरह से we can understand spherical shell also। so spherical shell में भी वही outer surface, inner surface होगा and then volume and those things we can write। ठीक है, तो I'll write that। so spherical shape को कैसे बता सकते हैं अपन कि the solid enclosed between two concentric spheres। ठीक है, so next I am writing a spherical shell। spherical shell का मतलब this solid enclosed between two concentric between two concentric spheres, between two concentric spheres is called the spherical shell। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि अब देखो मैं 2D फिगर बना रहा हूँ, ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, ऐसा मान के चलो तो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है,
अगेन द इनर रेडियस एंड द आउटर रेडियस, ठीक है। इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस के टर्म्स में बात करेंगे। सो सरफेस एरिया अगर लिखना होगा तो आउटर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, एंड वॉल्यूम लिखना होगा तो आउटर माइनस इनर, ठीक है, आउटर माइनस इनर। सो इन दिस केस द surface area of shell या spherical shell I'll say, this is equal to 4 pi r square and plus 4 pi r square, inner plus outer, outer plus inners का एरिया ऐड कर देंगे तो you'll get the spherical shell का surface area. And if I want to write the volume, वॉल्यूम के लिए मैं क्या करूंगा, देखो ये हॉलो पोर्शन है बीच में, सी अगेन स्पेरिकल शेल मतलब इतना पोर्शन ही है सॉलिड, ये तो हॉलो है। सो वॉल्यूम लिखने के लिए अगेन आउटर माइनस इनर, सो वॉल्यूम ऑफ spherical shell, this is equals to 4 by 3 pi into capital R cube minus 4 by 3 into pi r cube, that is small r cube. So according to this I can calculate the volume of spherical shell. Now sphere and spherical shell तो हमने लिख दिया, spherical shell and sphere के बाद we can talk about hemisphere also. Hemisphere मतलब sphere को अगर मैंने sphere को बीच में से कट कर दिया तो I'll get hemisphere. तो next we'll talk about is hemisphere. Now this is also a solid. अगर hemispherical shell की बात करूंगा तो then you can think of a bowl. तो if a sphere is cut into two equal parts, we will get a hemisphere. So now for a hemisphere that will be a curved surface area and total surface area. कैसे देखो, ये इस तरह से बनेगा hemisphere. This is the hemisphere. So for the hemisphere, I have this as the radius. ये radius है, इसके अलावा तो और किसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पूरा स्पीयर था उसको बीच में से काट दिया। नाउ ये तो बाउल की शेप का दिख रहा है, लेकिन बाउल में क्या होता है कि बीच में देयर इज स्पेस, तुम बाउल में कुछ रख सकते हो, लेकिन ये इस तरह से कि ये पूरा पैक्ड है, इसमें कुछ तुम अंदर रख नहीं सकते, तो वो शेल की तरह, हॉलो की तरह क्रिएट हो जाएगा। सो इन केस ऑफ स्पीयर इफ आई वांट टू राइट द कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर, सो CSA ऑफ हेमिस्फीयर विल बी इक्वल टू, जो यहाँ पे सरफेस एरिया था दिस वाज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो कर्व्ड सरफेस ऑफ स्फीयर को अगर मैं आधा कर दूंगा तो मुझे मिलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2 pi r square. एंड इफ आई वांट टू राइट द TSA दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो इस केस में टोटल सरफेस एरिया में क्या है कि ये तो कर्व्ड सरफेस है ही, दिस इज द कर्व्ड सरफेस वी आर टॉकिंग अबाउट। इसके अलावा ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये सर्कल, दिस एरिया इज ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड, इस एरिया को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। सो TSA ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप, तो टॉप का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर दैट इज अ सर्कल, सो TSA ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल टू 2 pi r square plus pi r square and that is equals to 3 pi r square. 3 pi r square will be the total surface area of hemisphere. अब मुझे वॉल्यूम अगर लिखना है तो वॉल्यूम कैसे मिलेगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू 4 बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी स्फीयर नहीं, हेमिस्फीयर की डिस्कशन कर रहे हैं अपन। तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो हेमिस्फीयर का हो जाएगा आधा, सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर that is equals to 2/3, 4/3 का आधा 2/3 pi r cube, this is the volume of hemisphere, ठीक है। then after hemisphere hemispherical shell भी लिख सकते हो। hemispherical shell का मतलब क्या हुआ, a bowl, जो तुम खाने में यूज करते हो बाउल, that is nothing but a hemispherical shell, so that is nothing but the solid enclosed between two concentric hemispheres. So two concentric hemisphere में जो space included होता है that is nothing but hemispherical shell, तो इसको भी लिख लेते हैं। So all these formulas are supposed to be remembered, hemispherical
शेल। तो यहाँ आ जाएगा इस तरह से फिगर। और इसमें क्या है कि यू हैव अ इनर सरफेस ऑल्सो। मैंने बनाने की कोशिश की है एंड होपफुली आई हैव गॉट इट। जो मैं रेड में शेड कर रहा हूँ दैट इज द थिकनेस ऑफ द शेल, हेमिस्फेरिकल शेल। और जो व्हाइट में दिख रहा है तुम्हें दैट इज द व्हाट यू से द हॉलो पोर्शन। ठीक है। सो हियर आल्सो देयर विल बी समथिंग कॉल्ड आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस। तो अगर मैं आउटर कर्व सरफेस एरिया लिखूं और इनर सरफेस एरिया लिखूं तो दैट विल बी डिफरेंट। सो इफ आई वांट टू राइट, ये देखो इस केस में द रेडियस विल बी डिफरेंट। ये बाहर वाला रेडियस बोल देते हैं एंड ये इनसाइड वाला रेडियस बोल देते हैं। सो द CSA will be equal to outer surface plus inner surface। तो outer surface का एरिया will be 2 pi r square, हेमिस्फीयर का एरिया, प्लस इनर का होगा 2 pi r square। इफ आई राइट दी TSA, शेल का लिख रहा हूं हेमिस्फेरिकल शेल, तो TSA लिखते समय क्या करूंगा, CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप। सो CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप। अब जब तुम ऊपर का एरिया लिखोगे टॉप का तो दैट इज ओनली दिस रेड पोर्शन। सो दैट इज इक्वल टू 2 pi r square plus 2 pi r square, this is this area CSA plus area of top मतलब pi into capital R square minus small r square। ठीक है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट, दिख रहा है तुम्हें कि दिस विल बी 2 pi r square minus 2 pi r square। यहां से pi r square और 2 pi r square विल बी 3 pi r square capital R square plus pi r square। So this is the TSA of the hemispherical shell। ठीक है। और क्या बचा इसमें, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो आगे हॉलो पोर्शन का वॉल्यूम लिखना तो अब तक समझ ही गए होंगे कि वॉल्यूम लिखने के लिए आउटर माइनस इनर। सो वॉल्यूम विल इज इक्वल टू, आउटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3, स्फीयर है तो सॉरी हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब, माइनस इनर का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम। इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ ये आ गया हेमिस्फेरिकल शेल। सो आई थिंक इसके अलावा तो और कोई सॉलिड्स तो है नहीं अपने सिलेबस में। नाउ बेस्ड ऑन दिस हेमिस्फेरिकल शेल या इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। सी, और नेक्स्ट क्लास में मैंने क्या बोला कि अभी तो वी हैव स्टिल 5-10 मिनट्स, तो एक दो क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं यही सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ कंबाइन वाले क्वेश्चन कराऊंगा, सम 5-6-7 क्वेश्चंस। ठीक है। तो दिस इज दी, क्या हुआ, पेस्ट नहीं हुआ। This is the question. That is question number 1. There are 42 hemispherical bowls. ठीक है। Each of radius 3.5 centimeter. Find the quantity of water in liters which is just sufficient to fill these 42 bowls. तो 42 बाउल्स को फिल करने के लिए हाउ मच इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑफ द 42 हेमिस्फेरिकल शेल। तो निकाल लो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन बाउल, वॉल्यूम ऑफ वन बाउल किसके इक्वल होगा। ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब एंड रेडियस इज कितना 3.5। so this is 2/3 into 20/2/7 into 3.5 का होल क्यूब। सो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, चलो आई लीव इट लाइक दिस ओनली। 3.5 है ना, तो इसको ऐसा कर लेते हैं 2/3 into 22/7
3.5 को मैं लिख सकता हूँ 7/2, 7/2 एंड 7/2. सो 7 से 7 गया, सो ये कितना आ जाएगा 44 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8, 3 इंटू 8. अच्छा, ये 2 और 2 भी तो कैंसिल हो सकता था, सो आई कैन कैंसिल दिस आउट. So this will be 22 into 49 upon 3 into 4. Now it is fine. ठीक है. अच्छा, और 2 कैंसिल हो सकता था, बट नाउ फाइन. और क्या निकालना मुझे? कैपेसिटी ऑफ 42 बाउल्स, तो इसको 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो कैपेसिटी ऑफ 42 बाउल्स, दिस इज इक्वल टू 42 इंटू 22 इंटू 49 अपॉन 3 इंटू 4. ठीक है. So if I calculate this capacity, that will be 2 11 जा 2 2 जा. ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा? This will be ये 3 1 जा 3 14 जा. ठीक है. 2 1 जा 2 7 जा. So you are getting 77 into 49. ठीक है. 77 into 49 सेंटीमीटर क्यूब. So that will be equal to 3773 सेंटीमीटर क्यूब. 3773 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ मुझे क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालना है, तो इन लीटर्स निकालना है. तो लीटर में निकालने के लिए किससे क्या डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे? सो मैंने लास्ट क्लास में यूनिट कन्वर्जन दिए थे, इफ यू रिमेंबर. सो द क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 3773 डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है. डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है. 1000 क्यूब, बिकॉज आई वांट इट इन लीटर्स. ठीक है. this much liters, so that is equal to 3.773 liters. This is the quantity of water required. I think direct formula based question ही था, nothing very difficult over there. Yes, anything किसी को कुछ पूछना है? So अभी क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी विल डू इज कि कुछ कंबाइंड टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कन्वर्जन टाइप वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कन्वर्जन टाइप ऑफ वाले क्वेश्चंस में अगर जैसे अगर सिलेंडर को मेल्ट किया तो उससे कुछ नंबर ऑफ मतलब स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स बना दिए, तो ऐसे कितने बॉल्स बनेंगे? ऑल दोस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कन्वर्जन टाइप होते हैं या कंबाइंड टाइप वाले क्वेश्चन होंगे. ठीक है. अच्छा बताओ, किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक अभी मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, एंड further things will continue in the next class. Okay. So I am having a doubt. Can I ask? Yeah, sure. Why cannot? Why you can't? So if we rotate a I mean